हेलो फ्रेंड्स, हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें पहले वाले गणित है और प्रश्नावली 1.1 का फोर्थ प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। क्या है उसमें एचसीएफ दिया है हमको दो संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब जब एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो और दो संख्या का गुणनफल निकालना हो तो उसका जो दोनों का गुणा आएगा वही हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो सेकेंड प्रश्न में आया भी था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब जो दो संख्या है वो हमारी क्या है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में सब लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब हमारी दो संख्याएं क्या है, 306 गुणित 657। एचसीएफ हमको दिया है 9 और एलसीएम हमको क्या करना है, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर से ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम लिखेंगे। अब इनका यदि फैक्टर निकाल के करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन जब हमको ये दो संख्याओं का गुणनफल नंबर 1 नंबर 2 एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये चार है, चार प्रोडक्ट है 1 2 3 4। यदि 3 दिए हैं तो हम एक आसानी से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। जैसे ये जो 9 है इसको हम क्या ले जाएंगे, डिवाइड में 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर इधर क्या रह जाएगा, अकेला एलसीएम, ये एलसीएम बचेगा इधर, है ना। अब 9 से इसको कैंसिल कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट 9 से आए तो पहले 3 से कीजिए, 3 तिका 9, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 एकम 3 सॉरी 3 तिका 9 और 3 चौक 12। तो हमारा एलसीएम क्या बचे, इधर क्या क्या संख्याएं बची, नीचे की तो सब कट गई है ना। अब ऊपर क्या बची है, 34 गुणित 657। अब 657 में गुणा करके देखिए 34 का, ये रफ वर्क है ना। 657 में 34 का गुणा करेंगे तो 25 28 बचा 2, 25 20 और ये 2, 25 24 और 2 26, 7 21 बचा 2, 5 15 और 2 17 और 6 18 और 1 19, ये 8 ये 3 13 के 3 बचा 1 12 और ये 22 338 आएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 22 338, ये हमारा क्या रहेगा, एलसीएम। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या, सेम क्वेश्चन उदाहरण भी है हमारा, वो आता है एग्जाम में और ये वाला भी आता है लगभग, है ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मीनिंग ये है कि जांच करना है हमको कि जो प्राकृत संख्या n है, प्राकृत संख्या n मतलब जो 6 की घात है हमारी, 6 की घात n है, n प्राकृत संख्या रहेगी, प्राकृत 1 2 3 4। तो जैसे 6 की घात 1 आया तो हमारा आंसर क्या आता है 6, 6 की घात 2 आया तो हमारा आंसर आता है 36, 6 की घात 3 रहता है तो हमारा आंसर आता है 216। ये करना नहीं है आपको समझाने के लिए, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि n को जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे ये क्या 0 पर समाप्त होगी, 6 की घात जो भी हम करेंगे तो नहीं होगी। उसके पीछे कारण ये है कि जब भी 0 पर अंक समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 होने को होना, तभी वो घात काय पे समाप्त होती है, 0 और 0 पर। उसके पीछे कारण ये है, जैसे 6 की घात n का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणित 3, और इसकी घात यदि n है तो यदि हम 1 करेंगे तब भी नहीं होगा, 2 करेंगे, इसके जो गुणनखंड है ये क्या होने को होना 2 गुणित
5, जो भी संख्या है उसके गुणनखंड क्या होने को ना 2 गुणित 5। तो ये हमने समझने के लिए इतना किया है। अब जो गणित है उसको हम करेंगे कैसे। जो 6 की घात n है, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे 6 की घात n के 2 गुणित 3 की घात n। तो अब क्या लिखेंगे हम, 6 की घात n शून्य पर 6 की घात n अंक शून्य पर यहीं से लिख सकते हैं आप, समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण भी बताइए। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 5 शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ये ऐसा लिखेंगे। अब इससे ही आप एक उदाहरण है, उदाहरण का नंबर है 2, उदाहरण नंबर 2 वहां पे हमको दिया है उसने, ये जैसे इसका हल हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। अब उसने यहाँ पे उदाहरण में उसने यहाँ पे बना दिया है 6 की घात n को 4 की घात n। तो सेम प्रोसेस से हमको वो उदाहरण करना है। बस करना क्या है, जहाँ 6 की घात n है वहां पे 4 की घात n कर देना है। एक काम कीजिए, उसको मैं अलग से समझा दूंगी। इसमें तो यही रहने दीजिए, तो अलग से करना सेम है, बस 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 होता है, तो उसको हम अलग से देख लेंगे, है ना। ये हो गया इसका हल। अब अगला क्वेश्चन देखिए। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। अब हमको इसमें टोटल अभाज्य संख्याएं दिख रही है 7, 11, 13, 13, 7, 5, 3, 2, मतलब ज्यादातर उसमें अभाज्य संख्या है। अब देखते से बच्चे को क्या लगता है कि 1, 2, 2, 3, 5 है तो यह अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक गणित लेके सॉल्व करेंगे और इसको दूसरा गणित, मतलब एक ही गणित में 2 शामिल है ना। अब क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला गुणनखंड ले लो, 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13 धन 13। अब क्या कीजिए, यदि इसका आप पूरे का गुणा करेंगे, यदि आप पूरे का गुणा करेंगे और उसमें 13 जोड़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा गणित। तो सबसे अच्छा तरीका है, ये हमारा एक पद पूरा है ये वाला और एक पद ये है, तो दोनों में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 13, 13 हम क्या कर लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 7 गुणित 11, 7 गुणित 11, और यहाँ धन ये 13 पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। अब हो जाएगा 13, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 7 और 11 का गुणा होगा तो 77 धन 1, यह आ जाएगा 13 गुणित 77 और 1 78। ये हमारा आ गया है ना। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, भाज्य, क्योंकि यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अधिक
अभाज्य गुणनखंड हो सकते, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम इसको भी करेंगे और यही वाली लाइनें लिखेंगे। कैसे? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ पे ये जो गुणा लगा ये गलत लग गया है ना, तो ये गुणा नहीं आएगा, धन 5। अब इसमें दिखने को हमको बहुत सारे पद दिख रहे हैं, लेकिन ये एक पद कहलाता है। पूरा जो गुणा में शामिल है ना आपस में, वो एक पद है और ये एक पद है। तो इनमें सब में कॉमन क्या निकाल लो? 5। अंदर क्या बचेगा? 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। और यहाँ 5 से 5 बाहर निकल गया, मतलब क्या बचेगा? 1। यहाँ लिख लीजिए 5। 7 का 6 में गुणा कीजिए, 7 5 42, 42। और यहाँ से इधर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का 42 में गुणा कीजिए, क्या आएगा? 24 का 42 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए, 24 का 42 में गुणा कीजिए, 8 4 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा 8, 10 की 0 बचा 1, 1008, 1000 धन 1। तो ये 5 गुणित 1009। अब इसके लिए भी सेम यही की यही लाइन लिख देंगे। यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखेंगे 7th नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे? कि जैसे एक मैदान है, आपके यहाँ भी होगा, एक वृत्ताकार मैदान है, उसमें यदि 2 व्यक्ति एक ही जगह से दौड़ना शुरू करें, ने क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति कौन है? एक है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लग रहे हैं? सोनिया को 18 मिनट। और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो ये एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों इधर की दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जैसे सोनिया 18 मिनट लगाएगी एक चक्कर में, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो वो 18 में कहाँ पहुंच जाएगा? 12 में तो उसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और वापस से आधे सर्कल पे चला जाएगा। फिर ऐसे करके सोनिया का जब दूसरा चक्कर लगेगा तो रवि आधा पूरा कर लेगा और फिर वापस से आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का क्या निकल रहा है? एलसीएम। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है काय का? 18 और 12 का। जो भी आएगा वो मिनट हमारे ये रहेंगे कि दोनों आपस में मिलेंगे। कैसे? सोनिया 18 मिनट में दौड़ेगी, रवि 12 में दौड़ेगा, फिर वापस रवि 12 में दौड़ेगा, फिर वापस दौड़ेगा। ऐसा सोनिया और रवि दौड़ते जाएंगे। अब उनका कितने मिनट बाद आपस में एक ही जगह पर दोनों आते हैं, वो हमारा काय से निकलेगा? एलसीएम से। सबसे पहले 18 का एलसीएम निकालेंगे हम। 18 में 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर हमारा 12 में जाएगा 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3। अब इनके जो फैक्टर है वो लिख लीजिए। 18 के फैक्टर हमारे क्या बने? 2 गुणित 3 गुणित 3 का मतलब 2 गुणित 3 की घात 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। और 12 के फैक्टर क्या बने हमारे? 2 गुणित 3 मतलब 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2 की घात 2 गुणित 3। अब हमारा जो एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम मतलब जो दोनों में है वो दोनों लिख लो। इसमें भी 2 है
इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 और 3 है ना। अब एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में अंक है, अंक या संख्या है, उनको हम एक ही बार लिखते हैं। एक बार लिखने के बाद जो अधिकतम घात है वो लगाते हैं। 2 की अधिकतम घात क्या है 2, और 3 की अधिकतम घात क्या है 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, तो 9 चौक 36। तो सोनिया और रवि दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो दोनों 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ये हो गया उसका हल। ये हमारे 1.1 के सातों गणित हो चुके हैं। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।